नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं के सोनी और हम लोग हिंदी पे बात कर रहे थे। हिंदी व्याकरण के अंदर हमने कई सारी टॉपिक्स को क्लियर किया है और अब हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं, हम जिस व्याकरणिक कोटि को लेने जा रहे हैं, उसका नाम है काल। देखो मित्रों, काल वैसे तो समय को कहते हैं और समय के बारे में ये कहा जाता है कि जो काल या समय है, टाइम, वो एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया से क्या मतलब निकला कि आप उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन व्यवहार के अंदर आपको पता ही है कि हम काल को अनेक भागों में बांटते हैं, चाहे हम उसको घंटा, मिनट, सेकंड कह दें, या हम उसको रात और दिन कह दें, चाहे हम उसको महीने और साल, ये सब काल का ही विभाजन है। व्याकरण के अंदर हम जिस काल की बात करते हैं उसका संबंध जिस व्याकरणिक कोटि से जुड़ता है वह कोटि है क्रिया। काल का संबंध क्रिया से होता है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्रिया से इसका क्या संबंध है। असल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि उस क्रिया में जो काम बताया गया है वह काम कब हुआ, उसकी जानकारी देने वाले जो शब्द हैं, उसकी जानकारी देने वाला जो कह लीजिए एक व्याकरणिक कोटि है, उसे हमने काल कहकर पुकारा। इससे न केवल इस बात का पता चलता है कि वह जो क्रिया, वह जो कार्य, या जिसको हम कार्य व्यापार भी कह सकते हैं, वह किस समय हुआ, है ना। न केवल इसका पता चलता है बल्कि इसका पता भी चलता है कि वह कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। एक चीज़ हमको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्रिया चूँकि रीट के फर्स्ट जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अननेसेसरी हम आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि काल दिया है तो हम काल को ही डिस्कस करेंगे। तो काल की अगर हम परिभाषा की बात करें या काल के बारे में हम ये जानना चाहें कि काल किसे कहेंगे, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि काल का संबंध क्रिया से होता है, प्लस काल का संबंध क्रिया के समय से होता है। अब क्रिया के समय से क्या मतलब है? देखो, जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, जैसे मोहन खा रहा है, या सोहन अजमेर गया था, या जैसे मान लीजिए मैं कल पढ़ाऊँगा, तो जितने भी शब्द हैं, इन सारे शब्दों के अंदर आपको दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर मिलेंगी। नंबर एक, कि एक तो आपको इसमें कोई ना कोई कर्ता मिलेगा, दूसरा आपको इसमें कोई ना कोई क्रिया मिलेगी, और वह जो क्रिया है वह क्रिया किसी न किसी समय में हुई। ये जो वाक्य मिलेंगे वो एक कथन के रूप में अगर हम मान लें, कोई सूचना के रूप में हम मान लें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस समय वो कथन कहा गया, उस कथन में जिस क्रिया का उल्लेख है, वह क्रिया या वह व्यापार या वह कार्य उस कथन को कहते जो समय है, उस समय से, कथन के समय से पहले हुआ है, या कथन जिस समय कहा जा रहा है उसी समय हुआ है, या कथन जिस समय कहा जा रहा है उसके बाद में होगा। क्या मतलब? वह जो कार्य या वह जो क्रिया है जो उस कथन में सूचित की गई है, इंगित की गई है, बताई गई है, वह उस कथन को कहने के पहले की गई है, या कथन को कहने के समय की गई है, या कथन को कहने के बाद की जाएगी। इसी आधार पर हम उसके काल का निर्धारण करते हैं। तो एक बार हम जरा इसकी परिभाषा को ले लें कि क्रिया के काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया, कार्य, व्यापार के समय का
बोध होता है, साथ ही यह भी बोध हो कि वह क्रिया या कार्य पूर्ण हुआ अथवा नहीं। देखो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया या कार्य व्यापार के समय का बोध होता है, साथ ही यह भी बोध होता हो कि वह क्रिया या कार्य पूर्ण हुआ या नहीं। काल कहलाता है। तो हमको एक चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझ में आनी चाहिए कि ये क्रिया का रूप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे हमें उसके समय का बोध होता है, यानी काल का मतलब क्या हुआ? काल का मतलब समय हुआ। साथ ही हमें यह भी जानकारी होगी कि वह जो कार्य है वह पूर्ण हुआ अथवा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस परिभाषा से अपने को काल का एक मोटा मोटा आकलन हो जाता है। हम लोग कुछ शब्द देखते हैं जिन शब्दों के आधार पर हम समझने का प्रयास करें कि सुरेश ने खाना खाया, जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, सूर्य तेज चमक रहा है। ठीक है, ये जितने भी वाक्य हैं ये किसी न किसी काल से जुड़े हुए हैं। जैसे सुरेश ने खाना खाया, ये बात हो गई जिस समय ये कथन कहा गया उससे पहले के समय की, और उस समय को कहते हैं भूतकाल। मोहन दिल्ली जाएगा, जिस समय कथन कहा जा रहा है ये घटना, दिल्ली जाने की घटना उसके बाद में होगी, इसलिए यह जो घटना है, यह घटना चूंकि जिस समय कथन कहा जा रहा है उसके बाद में होगी, इसलिए हमने क्या कहेंगे उसको? भविष्यकाल। और सूर्य तेज चमक रहा है, जिस समय कथन कहा जा रहा है उस समय सूरज चमक रहा है ना, उसमें प्रखर तेज है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये उस समय की बात है जिस समय कथन कहा जा रहा है, यानी वर्तमान काल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो सारे वाक्य हमें कोई ना कोई सूचना देगी, और साथ ही साथ हमें यह भी सूचना देगी, मतलब किसी न किसी कार्य होने की सूचना देगी। तो उस कार्य का होने का समय क्या है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, वह कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ की जानकारी भी हमें इस वाक्य से या इस काल से मिलती है। देखिए, काल जो होता है, जैसा मैंने कहा, इसके 3 प्रकार माने गए हैं। अगर हम काल भेद की बात करें तो काल के 3 भेद हैं मित्रों, जो आपने बचपन से समझे हैं। सबसे पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल। देखो, इसमें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यह जो भूतकाल है इसका मतलब क्या हुआ? बीता हुआ समय, गुजरा हुआ समय, वह समय जो निकल गया। वर्तमान काल का क्या मतलब हुआ? वह समय जो इस समय चल रहा है। और भविष्य काल मतलब आने वाला समय।
एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्तमान में समय चल रहा है या जो समय बीत चुका है या जो समय आने वाला है, इनकी जानकारी हमें कैसे होगी? इसकी जानकारी हमें ऐसे होगी कि जो वाक्य हमें मिलेगा उसमें जो कथन है वह जो कार्य है वह कार्य उस कथन को कहने से पहले हुआ या उस कथन के समय हुआ या उस कथन के बाद हुआ। इससे हमें पता लग जाएगा कि यह किस काल की बात कर रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाक्य में मिला या जो हमें कथन मिला, कथन से पूर्व हुआ कार्य किस में रखा जाएगा? भूतकाल में। कथन के समय जारी या चल रहा कार्य किस में रखा जाएगा? वर्तमान काल में रखा जाएगा। और कथन के बाद आने वाले समय में अगर कोई कार्य हो रहा है, में होने वाला कार्य, यानी कथन के बाद आने वाले समय में होने वाला अगर कोई कार्य है वो किस में रखा जाएगा? तो वह रखा जाएगा भविष्य काल में। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के हमने ये तीन अलग अलग सामान्य भेद समझे। अब इनमें से हम आज जिस भेद के बारे में बात कर रहे हैं हम उनमें ऑब्वियसली भूतकाल की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम समय चक्र को ध्यान में रखें तो सबसे पहले भूतकाल आएगा, यानी हम लोग अपने गुजरे कल की बात कर सकते हैं, फिर आज की बात करेंगे और उसके बाद भविष्य की जो संभावनाएं हैं, भविष्य की जो विकास हैं, अवधारणाएं, उनकी बात की जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे भूतकाल की। तो भूतकाल को समझने के लिए हम इसके सभी भेदों प्रभेदों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि वह रूप, समय का या क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जब कथन कहा जा रहा है उसके पहले ही कार्य हो चुका है। तो इस परिभाषा को शब्दों में बांधने के लिए हम क्या लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में हुए कार्य का बोध हो। क्या लिखा मैंने कि क्रिया के जिस रूप से, है ना, बीते हुए समय में हुए कार्य का बोध हो, या इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि अर्थात कथन के क्षण से पहले किसी कार्य या क्रिया अथवा कार्य के होने का बोध हो तो इसे भूतकाल कहेंगे। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, गुजरे हुए समय में हुए किसी कार्य का बोध हो, अर्थात कथन के क्षण से, जिस समय वो कथन कहा जा रहा है, जैसे इस समय मैं आपको ये कथन कह रहा हूँ, तो इस समय जो समय है उस क्षण से पहले क्रिया अथवा कार्य के होने का बोध हो तो इसे भूतकाल कहेंगे या इसे भूतकाल कहा जाता है। तो ये कथन के क्षण से पहले। अब एक चीज ध्यान रखिए
कि भूतकाल के भेद प्रभेद कितने हैं, जरा उस पर चर्चा कर ली जाए। तो भूतकाल के हम लोग 6 भेद मानते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, और भूतकाल के वो 6 भेद कौन कौन से हैं, जरा उनको देखें, उनका नामकरण देखें एक बार। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब होता है नज़दीक, इसको आसन मत पढ़ लेना दोस्तों। आसन तो बैठने की मुद्रा अथवा वह चटाई जिसके ऊपर आदमी बैठता है ना, उसको आसन कहा जाता है। तो बैठने की मुद्रा या जिस सामग्री पर व्यक्ति बैठता है उसे आसन कहा जाएगा, आसन कहा जाएगा। और आसन जिसमें डेढ़ा न है, आधा न और पूरा न, यहाँ पर क्या है, केवल एक न है आसन। आसन्न में क्या है, आसन्न का मतलब होता है समीप, निकट, नज़दीक। तो आसन्न भूतकाल का मतलब क्या हुआ, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं रिसेंट पास्ट, कि अभी अभी जो घटना होकर चुकी हो। डिटेल में बात अभी कर लेंगे। तो आसन और आसन्न, इन दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, है ना, कथन के बहुत पहले जो घटना हो गई हो उसे पूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल मतलब ऐसी घटना जो भूतकाल में शुरू तो हुई लेकिन समाप्त कब हुई इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का मतलब संदेह, संशय, यानी ऐसी घटना जिसके बारे में संशय हो कि यह घटना हुई थी या नहीं हुई थी, उसकी जानकारी कथन कहने वाले वक्ता को नहीं है। तो वहाँ जो काल माना जाएगा, जो काल उसमें आएगा वो कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल। इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। और अंतिम है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल में क्या होगा, कोई ना कोई कारण होगा, कोई कंडीशन होगी, कोई ऐसी बीच में शर्त लगा दी जाएगी जिसके कारण जो वाक्य बनेगा भूतकाल के अंदर, उसको आपने हेतु मद भूतकाल कैटेगरी में रखा। तो ये इसके 6 भेद माने गए हैं। इनमें से एक एक भेद को लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो भेद आएगा वह आएगा सामान्य भूतकाल। देखो मित्रों, हम लोग भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों पढ़ेंगे। तो इसमें जो सामान्य भूतकाल या सामान्य शब्द वाला जो भेद है वो तीनों में आएगा। मतलब सामान्य भूतकाल भी होता है, सामान्य वर्तमान काल भी होगा और सामान्य भविष्य काल भी होगा। तो जो सामान्य भूतकाल है जरा उस पर चर्चा कर ली जाए। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सामान्यतः जानकारी प्राप्त होती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि
ये जो सामान्य भूतकाल है, इससे हमें बीते हुए समय की, मतलब जो हम कथन कह रहे हैं उस कथन को कहने के समय से पहले के समय की जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें वह कार्य हुआ होगा। दूसरी बात, इसकी क्रिया से यह ज्ञात होता है कि यह कार्य मतलब बोलने से पहले यानी कथन करने से पहले कभी हो चुका है। अर्थात इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि कार्य कथन या बोलने के समय से पूर्व हो चुका है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि वह कार्य हो तो चुका है, इस बात की जानकारी तो मिल जाएगी कि भाई बीते हुए समय में हुआ, लेकिन बीते हुए समय में वो कब हुआ इस चीज़ की निश्चित जानकारी नहीं होती। यानी हमें ये तो पता होता है कि इसका संबंध, इस क्रिया का संबंध बीते हुए समय से है, लेकिन वह निश्चित समय कौन सा है इसकी हमें जानकारी नहीं होती। हम उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा कि सुरेश बम्बई या मुंबई गया। अब सुरेश मुंबई गया ये तो क्लियर है, लेकिन वो कब गया? क्या वो 2 दिन पहले गया, या वो 2 मिनट पहले गया, या वो 10 दिन पहले गया, या वो 2 साल पहले गया? यानी हमें निश्चित समय की जानकारी नहीं हो रही है कि सुरेश कब मुंबई गया, लेकिन ये तय है कि जब मैं ये कथन कह रहा हूँ कि सुरेश मुंबई गया, इस कथन को कहने से पहले सुरेश मुंबई जा चुका है। ठीक है ना। अगला उदाहरण लेते हैं अपन। शीला ने पुस्तक पढ़ी। ठीक वही बात इसमें भी साबित हो जाती है कि शीला ने यह पुस्तक 2 दिन पहले पढ़ी थी, कल रात को पढ़ी थी, या अभी मेरे कहने के 5 मिनट पहले उसने पढ़ के उसको ख़त्म किया है। उसने इस किताब को कब पढ़ा ये जानकारी इस वाक्य से प्राप्त नहीं होती, किंतु हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जिस समय कथन कहा जा रहा है शीला ने उस पुस्तक को तब तक पढ़ लिया था। यानी ये जो पुस्तक पढ़ने का काम है वो इस कथन को कहने के पहले के समय में हो चुका है। लता ने गीत गाया। लता ने गीत गाया, तो इस वाक्य में भी वही चीज़ है कि लता ने गीत गाया, यह हमें समझ में आता है, लेकिन वह गीत कब गाया गया था और उस गीत को कितने समय पहले, कैसे, कब, कहाँ गाया गया, इसकी कोई जानकारी हमें यहाँ नहीं मिल रही है। हम लोग मेनली एम्फेसिस करेंगे समय के ऊपर। तो ये तो पता चल रहा है कि जब कथन कहा जा रहा था, जब कथन कहा गया उसके पहले के समय में गीत गाया गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो एग्जैक्टली कब गाया गया। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे कि वह खाया, उसने, वह सोया, उसने पुस्तक देखी, या वह घूमने गया, इन सारे वाक्यों के अंदर हमें बीते हुए समय की सामान्यतः जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें ये स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही या निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो रही कि वह कार्य कब हुआ था। इसे हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। ये हमारा प्रथम भेद है भूतकाल का। भूतकाल का जो अगला भाग है वह है आसन्न भूतकाल, दूसरा भेद। आसन्न भूतकाल का मतलब जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आसन्न का मतलब निकट, समीप, पास इत्यादि है। ठीक है। तो आसन्न भूतकाल का मतलब क्या हुआ? आसन्न भूतकाल का मतलब ये होता है कि इसमें हमें वह जो घटना है उस घटना के अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे अभी अभी, ठीक है, या जैसे हाल ही में,
या जैसे कुछ ही समय पूर्व, है ना। जैसे मान लीजिए कि लता ने हाल ही में गाना गाया है, या सुरेश अभी अभी मुंबई गया है। तो अभी अभी और हाल ही में शब्द हमें बता देंगे कि यह घटना कथन के बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुई। जब कथन कहा जा रहा है उस कथन के थोड़े ही समय पहले हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी आसन्न भूतकाल के वाक्य को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मित्रों, यह तो बड़ा सहज रहेगा, ये तो बच्चा भी पकड़ लेगा कि अभी अभी या हाल ही में या कुछ ही समय पूर्व, ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में मिल जाएंगे तो आसन्न भूतकाल होगा, ये कोई भी जान लेगा। समस्या तब खड़ी होती है कि जब ये शब्द ना हो और उसके बाद में हमें ये जानना हो कि हम आसन्न भूतकाल को कैसे पहचानें। तो बड़ा सीधा सा नियम है कि वह जो सामान्य भूतकाल के जितने भी वाक्य हैं, उन सामान्य भूतकाल के जितने भी वाक्य हैं, उन वाक्यों के अंदर आप है शब्द का प्रयोग कर दीजिए तो आसन्न भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। जैसे मान लीजिए, हम एक उदाहरण लेते हैं, सुरेश मुंबई गया, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। और अगर हम ये कह देते हैं कि सुरेश मुंबई गया है, तो है लगाते ही यह वाक्य आसन्न भूतकाल का हो गया। ठीक है। जैसे हमने कहा कि लता ने गीत गाया, लता ने गाना गाया, तो लता ने गीत गाया है, जैसे हम इसमें है जोड़ देंगे तो वैसे ही यह जो उदाहरण होगा यह सामान्य भूतकाल का ना होकर अब किसका हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का हो जाएगा। यानी सामान्य भूतकाल के उदाहरणों में, उसके वाक्यों में यदि आप है शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वह आसन्न भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। लेकिन उन उदाहरणों पर जाने से पहले हम लोग इस आसन्न भूतकाल की परिभाषा एक बार नोट कर लें कि क्रिया के जिस रूप से, क्या परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के हाल ही में पूरा होने की सूचना प्राप्त हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या बात समझ में आई कि क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है ना, जब कथन कहा गया उसके कुछ समय पहले ही ये काम हुआ है, ऐसी सूचना देने वाली जो क्रिया का रूप है उसी को आपने आसन्न भूतकाल कहकर पुकारा। अब जरा कुछ उदाहरणों की चर्चा की जाए इसमें। जैसे मोहन अभी अभी नहाया है, मोहन अभी अभी नहाया है। अगर मान लीजिए हम इस अभी भी शब्द को हटा दें तो शब्द क्या बनेगा, मोहन नहाया है या मोहन अभी अभी नहाया है। अगर हमने अभी अभी को हटा दिया तो मोहन नहाया है, इस है को भी हटा देंगे तो हम क्या पाएंगे, मोहन नहाया। और मोहन नहाया किस काल का उदाहरण माना जाएगा, वह सामान्य भूतकाल का उदाहरण माना जाएगा। और मोहन नहाया है, यह किसका उदाहरण माना जाएगा, है लगाते ही सामान्य भूतकाल का उदाहरण आसन्न भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है, तो यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। देखिए इसी में एक और लिया, लड़का थका है, लड़का थका है और इसीलिए वह बैठ गया या वह सो गया। तो लड़का थका है, यह भी आसन्न भूतकाल का एक उदाहरण है।
राजा बैठे हैं। ऑब्वियसली हैं क्यों लगाया, हम वचन पढ़ चुके हैं, राजा को सम्मान देने के लिए, है ना, आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए बहुवचन में मानते हुए हैं शब्द का प्रयोग होगा, जबकि एक वचन के लिए हम जानते हैं कि है का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है का प्रयोग ना होकर हैं का प्रयोग हुआ, यानी यहाँ पर बिंदी लगी, तो राजा बैठे हैं, यह भी आसन्न भूतकाल का एक उदाहरण माना जाएगा। इसके बाद में अभी हमने बात की थी शीला ने पुस्तक पढ़ी, अब हम बात करेंगे शीला ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ तक तो मामला हो गया सामान्य भूतकाल का, और जैसे हमने कहा शीला ने पुस्तक पढ़ी है, तो यह जो उदाहरण है ये किसका हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का हो जाएगा। चलिए इसी में ध्यान रखिए, आसन्न भूतकाल के ही दो अलग अलग रूप भी हैं, यह तो सामान्य परिचय हो गया। अब इसके जो विभिन्न रूप हैं, विशेष रूप, उनकी बात कर ली जाए तो आसन्न भूतकाल का विशेष रूप कौन सा है? पहला, कि इसके अंदर ऐसी भूतकाल की क्रिया जिसका प्रभाव वर्तमान काल में भी पाया जाता है। भूतकाल की ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव वर्तमान काल में भी पाया जाए। ठीक है, उसको भी हम किस में रखेंगे? उसको भी हम आसन्न भूतकाल में रखेंगे। मतलब घटना तो कभी हुई, चाहे वो रिसेंट पास्ट में नहीं हुई हो, अभी अभी नहीं हुई हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक हो, उसका प्रभाव अभी तक हो। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि बिहारी ने सतसई लिखी है। कवि बिहारी ने सतसई लिखी है। ठीक है, तो कवि बिहारी ने सतसई तो करीबन 300-400 साल पहले लिख दी। ठीक है, अब वो 400-500 साल पहले उन्होंने जो रचना लिखी उसका इम्पैक्ट आज तक है, आज तक उस रचना को महत्व मिलता है। आज तक जो लोग ये कहते हैं कि बिहारी के जो दोहे हैं वो एक तरह से ऐसे छोटे छोटे से तीर हैं कि जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनके घाव या उनका इम्पैक्ट, उन दोहों का प्रभाव बहुत विशाल होता है ना, बड़ा मार्मिक होता है। क्या कहा गया था इनके लिए कि सतसैया के दोहरे, दोहरे मतलब दोहे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, नावक कहते हैं शिकारी को, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर, है ना। तो उसकी जो रचना थी उस रचना का इम्पैक्ट आज तक है, इसलिए हमने क्या कहा, कवि बिहारी ने सतसई लिखी। यहाँ तक मामला सामान्य भूतकाल का आ गया। और जैसे हमने कहा कवि बिहारी ने सतसई लिखी है लगाते ही ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का हो जाएगा। और यह जो रचना है यह भले ही मध्यकाल में लिखी गई हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्तमान में पड़ रहा है, इसलिए हम इसको रिसेंट पास्ट में रखेंगे, आसन्न भूतकाल में रखेंगे। ऐसा ही एक वाक्य लेते हैं, भारत में अनेक वीर हुए हैं। क्या मतलब निकला कि भारत के अंदर अनेक वीर हुए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन वीरों के अंदर हम आज के 1000 साल पहले के वीर भी ले सकते हैं, आज के 1500 साल पहले के समुद्रगुप्त जैसे वीर भी ले सकते हैं। तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि भारत में अनेक वीर हुए हैं, भले ही उनको हुए यहाँ पर 1000, 2000 या 3000 साल हो गए हों, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी है। समुद्रगुप्त का इम्पैक्ट आज भी है, कनिष्क का इम्पैक्ट आज भी है, अशोक का इम्पैक्ट आज भी है, चंद्रगुप्त मौर्य का इम्पैक्ट आज भी है। इन सब के प्रभाव चूंकि आज तक चल रहे हैं, वर्तमान काल में भी इनका प्रभाव है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में अनेक वीर हुए या भारत में अनेक दानी राजा हुए। तो यह जो विशेष रूप है किसका, आसन्न भूतकाल का, जिसमें भूतकाल की ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव वर्तमान काल में भी पाया जाए, उसको हम बहुत
पीछे की घटना होने के बावजूद आसन्न भूतकाल में रखते हैं। इसी की विशेष की एक और घटना लेते हैं, एक और हम इसका रूप लेते हैं, जिसमें ये विशेष का नंबर 2 है कि भूतकाल की ऐसी घटना जिसकी आवृत्ति, है ना, मतलब जो काम बार बार हो रहा हो, जिस क्रिया की आवृत्ति बार बार हो, इसे बताने के लिए भी आसन्न भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब निकला कि भूतकाल में कोई घटना है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो उस घटना की आवृत्ति को बताने के लिए हम आसन्न भूतकाल की वाक्य रचना का प्रयोग करते हैं। जैसे जब जब वह मुझसे मिला तब तब उसने मुझे धोखा दिया है ना। यानी वो जितनी बार भी मिला, चाहे वो 10 साल पहले मिला तब भी धोखा दिया, फिर उसके बाद में 8 साल पहले मिला फिर धोखा दिया, 5 साल पहले मिला फिर धोखा दिया। यानी धोखा देने की उसकी जो प्रवृत्ति है उसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है। इस बात को बताने के लिए हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं वह आसन्न भूतकाल में रखा जाएगा। अभी अभी जो मैंने उदाहरण बताया क्या था वो, कि जब जब भी वह मुझसे मिला उसने मुझे धोखा दिया है। रिपीटिशन हो गया किस चीज़ का, मिलने का और धोखा देने का, है ना। और हमने किस रूप में बताया इसको कि धोखा दिया है। धोखा दिया है यह वाक्य, धोखा दिया यह वाक्य सामान्य भूतकाल का हो गया, और धोखा दिया है यह वाक्य आसन्न भूतकाल का हो गया। और घटना कब की है, 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 5 साल पुरानी और 4 साल पुरानी। यानी जितने जितने बार वो मिला उतनी बार धोखा दिया, रिपीटिशन आ गया, आवृत्ति आ गई। तो आवृत्ति को बताने के लिए भी आसन्न भूतकाल का उदाहरण लिया गया है। यानी इस तरह का वाक्य अगर आता है कि जब जब भी वह मुझसे मिला, है ना, उसने मुझे धोखा दिया है, यह वाक्य आसन्न भूतकाल का है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से अंडरलाइन कर लें। इसी में लिखते हैं एक और उदाहरण, जब जब रिपीटिशन होगा तो ये प्रयोग कर हमें जब जब का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जब जब अनावृष्टि हुई, अनावृष्टि क्या होती है मित्रों, बारिश का न होना, और अतिवृष्टि क्या होती है, अधिक बारिश का होना। और वृष्टि का मतलब क्या होता है, बारिश। तो वृष्टि बारिश, अनावृष्टि बारिश का न होना, और अतिवृष्टि है ना, बहुत ज़्यादा बारिश का होना। जब जब अनावृष्टि हुई, यहाँ अकाल पड़ा है। वापस देख लीजिए, जो सामान्य भूतकाल का उदाहरण था, पड़ा, आया, गया, खाया, उसमें है जोड़ दिया। जब जब अनावृष्टि हुई यानी जब जब बारिश नहीं हुई तब तब यहाँ पर अकाल पड़ा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सामान्य रूप था किसका, आसन्न भूतकाल का जो सामान्य रूप था वह कौन सा था, वह यह था कि लड़का थका है, राजा बैठे हैं, शीला ने पुस्तक पढ़ी है। यानी सामान्य भूतकाल के अंदर के उदाहरणों में आप है लगा दीजिए। लेकिन हमने 2 चीज़ें और देखी कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव वर्तमान काल में भी हो, चाहे वो कभी भी हुई हो, उसको भी आसन्न भूतकाल में रहेंगे। और ऐसी घटना जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही हो, उसको बताने के लिए भी हम आसन्न भूतकाल के वाक्य रचना का प्रयोग
करते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आसन्न भूतकाल में हमने किस किस प्रकार से चीज़ों को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ लेंगे हम। तीसरा जो हमारा उदाहरण होगा वह है, भूतकाल के अंदर तीसरा जो हमारा भेद होगा वह है पूर्ण भूतकाल। देखो, अभी तक हमने बात की सामान्य भूतकाल की, जिसके अंदर हमें ये निश्चित नहीं पता होता कि यह कार्य कब हुआ। सुरेश मुंबई गया, कब गया पता नहीं, 2 साल पहले गया, 2 दिन पहले गया या 10 महीने पहले गया, हमें जानकारी नहीं है। सुरेश मुंबई गया। आसन्न भूतकाल में क्या हुआ कि सामान्य भूतकाल के जो वाक्य थे उसमें आप है जोड़ दीजिए, है ना। तो अगर हमने कहा सुरेश मुंबई गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो गया। अब पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? पूर्ण भूतकाल के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि यह घटना जो हमने जो कथन कहा जा रहा है, जिस समय उस बारे में सूचना दी जा रही है, उसके बहुत पहले हो चुका है, यानी भूतकाल में है। दूसरी चीज़ उसमें क्या पता लगनी चाहिए कि वह कार्य पूरा हो चुका है, अधूरा नहीं है। ठीक है, इन 2 बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम पूर्ण भूतकाल को समझ लेंगे। क्या मतलब निकला इसका? हम परिभाषा लिखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले के समय होने का बोध हो, साथ ही कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, वहाँ पूर्ण भूतकाल होगा। क्या मतलब? पहली बात तो ये कि जो कथन कहा जा रहा है वो बहुत पहले के समय होनी चाहिए वो घटना, और साथ ही वह कार्य पूर्ण हो चुका होना चाहिए। ठीक है, तब हम ये मानेंगे कि यह जो घटना है यह घटना पूर्ण भूतकाल में रखी जाएगी। जैसे हम ये लिखें कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम केवल इतना सा लिख देते कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाता, लेकिन सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, इसमें काम के पूरे होने की सूचना मिल गई कि यहाँ पे उसने आक्रमण किया था। और यह वाक्य यह भी बता रहा है कि यह घटना कथन कहने के, यानी जब मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात, उसके बहुत साल पहले हुई है, तो ऑब्वियसली इसको हम पूर्ण भूतकाल में रखेंगे। दूसरी चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए कि भूतकाल के अंदर ये जो मैंने कहा कि बहुत पहले हुई, जैसे हम रिसेंट पास्ट में क्या करते हैं, आसन्न भूतकाल में क्या करते हैं कि यह घटना हाल ही में हुई, यानी इसमें 2 चीज़ें आ गई कि घटना या तो बहुत पहले हुई है और या वह घटना हाल ही में हुई है। तो ये जो दूरी और निकटता है, यह दूरी और निकटता यह कहने वाले की अपेक्षा या उसके अर्थ, उसके मंतव्य, उसके भाव पर डिपेंड करती है। क्या कह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने कोई कथन कहा, अब वह कथन आसन्न भूतकाल में रखा जाए या वह कथन पूर्ण भूतकाल में रखा जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना को होने की जो दूरी है, वो जो पहले का समय है, वह पहले का समय इस कहने वाले को कितना पहला लग रहा है। हो सकता है इसको वह चीज़ जो कि बहुत सालों की है, बहुत सालों की न लग रही हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ क्षण पहले की जो घटना है वह घटना भी इसको, है ना, बहुत पहले की लग रही हो। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज सवेरे 8 बजे हमारे शहर में आ गया, मान लो जयपुर में आ गया, 8 बजे वह आ गया।
अब उससे कोई दूसरा व्यक्ति 12 बजे मिल रहा है, ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे बाद में एक दूसरा व्यक्ति उससे मिला और वो उसको उसके आने की जो बात है वो जब कहेगा, उससे बातचीत करेगा, तो दो तरह से कह सकता है। क्या कहेगा? वो कहेगा कि तुम 8 बजे आए थे। कितने बजे आए थे तुम? 8 बजे आए थे, अब 12 बज गए, ठीक है। या तुम 8 बजे आए हो, है ना। तो तुम 8 बजे आए थे या तुम 8 बजे आए हो, इन दोनों वाक्यों के अंदर क्या हुआ? यह जो वाक्य था यह चला गया पूर्ण भूतकाल के अंदर, और तुम 8 बजे आए हो यह किस में चला जाएगा? यह रिसेंट पास्ट में चला जाएगा, सामान्य उसमें भूतकाल में चला जाएगा, सॉरी आसन्न भूतकाल में चला जाएगा। और तुम 8 बजे आए यह सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई चीज़ दूर है या पास। यह उस कहने वाला जो व्यक्ति है उसके भाव या उसकी सोच पर निर्भर करती है ना, वो उसको कैसे ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार आपका जो वाक्य होगा वह वाक्य इस बात का निर्धारण करेगा कि उसको हम किस में रखें। जैसे अगर तुम 8 बजे आए थे यह वाक्य है तो वो उसमें पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा, और अगर तुम 8 बजे आए हो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आसन्न भूतकाल में चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्ण भूतकाल के अंदर एक बात तो ये हो गई कि क्रिया खत्म हो जानी चाहिए और कथन कहने के बहुत समय पहले उस घटना को होना चाहिए। लेकिन इसके अन्य रूप भी हैं जिन रूपों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे विशेष की हम बात करें तो सांकेतिक वाक्यों में असिद्ध संकेत को दर्शाने के लिए का बोध कराने के लिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब निकला? देखो सांकेतिक वाक्य क्या होते हैं? सांकेतिक वाक्य वो होते हैं जिसमें कोई संकेत दिया हुआ हो, कोई बात बताई गई हो, और उस सांकेतिक वाक्य के अंदर, लेकिन सांकेतिक वाक्य कब का होना चाहिए? भूतकाल का। तो सांकेतिक वाक्यों में इस काल में असिद्ध संकेत का बोध कराने के लिए, असिद्ध संकेत मतलब सांकेतिक वाक्य में जो घटना या जो संकेत दिया जा रहा है, जो इंगित किया जा रहा है, वह पूरी नहीं हुई, असिद्ध है, सिद्ध नहीं हुई। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि घटना पूरी हो चुकी है और बहुत पहले हो चुकी है, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि कोई घटना का उसने कोई सांकेतिक वाक्य में कोई संकेत दिया है, कुछ इंगित किया है, लेकिन वह संकेत असिद्ध है, यानी कि पूरा नहीं हुआ। और उसको व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से इस बात को जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सुरेश एक हाथ और मारता तो चोर मर ही गया था। क्या मतलब निकला? कि भाई घटना बताई जा रही है, सुरेश ने चोर को पकड़ा और उसको मारना पीटना शुरू किया, और अगर वो एक लपड़ और मार देता उसके तो चोर बिल्कुल कमज़ोर कृशकाय था, वह वहीं मर जाता। तो वाक्य क्या बनाया? सुरेश एक हाथ और मारता तो चोर मर ही गया था।
अब इसके अंदर ये बताया गया कि भाई चोर मर जाता, संकेत किस चीज़ का है? चोर के मरने का, लेकिन चोर मरा नहीं, इसलिए असिद्ध संकेत है, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? मर ही गया था, मर ही गया सामान्य भूतकाल, और मर ही गया था पूर्ण भूतकाल। लेकिन ये ऐसी घटना है जो हुई नहीं, है ना। एक हाथ और मारता तो चोर मरता, इसने एक हाथ और मारा नहीं, चोर मरा नहीं। लेकिन वाक्य क्या बना? सुरेश एक हाथ और मारता तो चोर मर ही गया था। मैं आपको नए नए उदाहरण इसलिए देता हूँ मित्रों, ताकि परीक्षा के अंदर सामान्य उदाहरण नहीं आएंगे। ये तो कोई भी बता देगा, सिकंदर ने आक्रमण किया था, देश 1947 में आज़ाद हुआ था, मैंने कल, है ना, पिक्चर देखी थी। तो ये सब पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं, लेकिन इस तरह के उदाहरण अगर वहाँ आते हैं परीक्षा के अंदर तो हमारे लिए समस्या होगी। इसी में एक उदाहरण और लीजिए आप। तुमने मेरी सहायता न की होती, तुमने मेरी सहायता न की होती तो मेरा काम बिगड़ ही चुका था। ठीक है, तुमने मेरी सहायता न की होती तो मेरा काम तो भाई बिगड़ ही चुका था। आपने सही टाइम पर आकर मेरी सहायता की और मेरा जो काम था वो बिगड़ने से बचा लिया। इसका मतलब काम के बिगड़ने की सूचना दे रहे हैं इसमें, लेकिन काम बिगड़ा नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आना चाहिए कि सांकेतिक वाक्यों के अंदर, है ना, ये जो भूतकाल है उसके जो सांकेतिक वाक्य हैं, उन वाक्यों के अंदर जो असिद्ध संकेत होते हैं, जो संकेत पूरे नहीं हुए, उनका बोध कराने के लिए भी पूर्ण भूतकाल के वाक्य विन्यास का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष के अंदर हमारा पहला उदाहरण था। अब विशेष के अंदर ही हम दूसरे उदाहरण की बात करें, उसमें क्या है कि आसन्न भूतकाल के लिए भी कभी कभी, मतलब रिसेंट पास्ट के लिए भी कभी कभी पूर्ण भूतकाल के वाक्य विन्यास का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है जरा मैं आपको बताता हूं। आसन्न भूतकाल को व्यक्त करने हेतु भी पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई घटना अभी अभी हुई है, ठीक है, और उस घटना को बताने के लिए आपने जो सेंटेंस बनाया, जो वाक्य बनाया, वो क्या बनाया? वो बनाया पूर्ण भूतकाल का। कैसे? देखो, हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। जिस व्यक्ति से प्रश्न किया जा रहा है और जिस व्यक्ति से उत्तर मांगे जा रहे हैं वो सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वक्ता क्या बोल रहा है कि भाई देखिए मिस्टर सो एंड सो, हमने आपको इसलिए बुलाया था, बुलाया था, हमने आपको बुलाया भूतकाल, हमने आपको बुलाया था पूर्ण भूतकाल। और घटना कब की है? आदमी तो सामने ही खड़ा है, जबकि अपन ने परिभाषा में क्या पढ़ा कि काम पूरा हो जाना चाहिए और बहुत पहले की घटना होनी चाहिए जब कथन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो वो आदमी सामने ही खड़ा है, इसका मतलब बुलाने का जो काम है वो अभी अभी हुआ है, यानी रिसेंट पास्ट, यानी आसन्न भूत। इसका मतलब ये हुआ कि आसन्न भूत के को भी समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूर्ण भूतकाल के वाक्य विन्यास का प्रयोग करते हैं। उसी का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया कि हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। एक और चीज़
मैं आपसे यह कहने आया था कि मैं जा रहा हूँ। कहने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति को सूचना देने आया है उसके सामने खड़ा है और क्या कह रहा है कि मैं आपको यह कहने आया था कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैं कहने आया था, यह जो वाक्य है यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, लेकिन ये किस सेंस में प्रयोग में लिया जा रहा है, ये आसन्न भूतकाल में प्रयोग में लिया जा रहा है। तो मित्रों फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं और इस काल को हम आगे पढ़ेंगे, पहले भूतकाल को, फिर वर्तमान को और उसके बाद में भविष्य काल को। तो अपने अगले वीडियो तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।